हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का 2022 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन अस्थमा। ये क्वेश्चन हमने MPMSU 2019 में सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है एनलिस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस ईयर में सॉल्व किया है 2019 में, तो मैं आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेशेंट विद अस्थमा। ये क्वेश्चन भी हमने MPMSU 2019 में सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है राइट डाउन मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी हमने 2019 MPMSU में सॉल्व किया है, तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। फिर आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन MI। हमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन को यहाँ पर डिफाइन करना है। इट इज़ डिफाइन एज डेथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ हार्ट मसल्स विच फॉलोड इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। जो MI होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है, उसमें क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती है उसकी डेथ हो जाती है और ब्लड वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता है, उसमें इंटरप्शन आ जाता है, वही क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है। फिर हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन इन मायोकार्डियम लेयर इज ऑफ हार्ट ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी ब्रांच इज इंटरप्टेड और स्टॉप्ड, देन O2 सप्लाई आल्सो स्टॉप इन एनी एरिया इन हार्ट आफ्टर द एब्सेंस ऑफ O2 नेक्रोसिस हैपन देयर, इट इज़ द कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड मायोकार्डियल डेथ। इसमें क्या होता है, जो मायोकार्डियल लेयर होती है हार्ट की, उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है मायोकार्डियम लेयर को। जब ये मायोकार्डियम लेयर में क्या हो जाती है, ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, इंटरप्शन हो जाता है, ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है, तो वहाँ पे O2 का भी क्या हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, जिससे क्या होने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है उस लेयर में। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं या मायोकार्डियल डेथ के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सेकंड का भी। लिस्ट डाउन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ MI। हमें यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फाक्शन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम्स बताना है और डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे बताना। तो सबसे पहले हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन का, जिसमें फर्स्ट आता है सीवियर चेस्ट पेन ऑफ एंटीरियर चेस्ट, नेक, शोल्डर, मैंडिबल अकरिंग ड्यूरिंग टेस्ट एंड एक्सर्शन। यहाँ पे क्या होता है, जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन का सबसे अर्लीस्ट साइन होता है कि चेस्ट पेन होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन रहता है वो रेडिएटिंग होता है, एंटीरियर चेस्ट में होता है, नेक में होता है, शोल्डर में और मैंडिबल में ये चेस्ट पेन वहाँ से रेडिएट करता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है डायफोरेसिस, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पेशेंट को, कोल्ड काम स्किन हो जाएगी, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ट्रैकिकार्डिया होगा, जो पल्स रेट रहेगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है डिसोरिएंटेशन, पेशेंट कॉन्शियस लेवल से उसका कॉन्शियस लेवल कम होते जाएगा, डिसोरिएंटेड हो जाएगा पेशेंट। फिर नेक्स्ट है पाल्पिटेशन होगा, डिसएपनिया होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग उसको होगी। ये सब क्या थे, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे। अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम यूज़ करते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, जिसमें फर्स्ट हमारा आ जाता है बाय ECG। हम सबसे पहले जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन का पेशेंट होता है उसकी ECG करवाते हैं। ECG में हमें क्या देखने को मिलेगा, ST सेगमेंट हमें एलिवेटेड मिलेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाते हैं, फिर इकोकार्डियोग्राम करवाते हैं, फिर PET होता है, इसमें क्या होता है, पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी होती है। फिर लैब फाइंडिंग्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या लैब फाइंडिंग्स मिलती है हमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। तो हमें एलिवेटेड CK मिलेगा, जिसमें क्रेटिनिन काइनेज बढ़ा रहेगा 3 से 6 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 3 to 6 आवर्स हमें क्रेटिनिन काइनेज बढ़ा हुआ आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज सीरम AST, जिसमें एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफरेज क्या रहेगा, इंक्रीज दिखेगा हमें ब्लड टेस्ट में। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज LDH हमें बढ़ा दिखेगा, जिसमें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 12 से 24 घंटे के अंदर में ये भी हमें बढ़ा हुआ दिखेगा। जो ESR रहेगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट रहेगी, वो भी इंक्रीज हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम MRI करवाते हैं, जिसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है थर्ड का ए, डिफाइन पेप्टिक अल्सर। ये क्वेश्चन हमने MPMSU 2019 में सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है थर्ड का भी, राइट द इटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। हमें पेप्टिक अल्सर की एटियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताने हैं, जिसमें हम सबसे पहले एटियोलॉजी देख लेते हैं कि क्या क्या एटियोलॉजी होती है पेप्टिक अल्सर की, कौन कौन से कॉजेस होते हैं जो पेप्टिक अल्सर को कॉज करते हैं। फर्स्ट आ जाता है जेनेटिक, इमोशनल स्ट्रेस के कारण, प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव स्ट्रेस अगर किसी को है उस टाइम में भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। फिर इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट आ जाता है फास्टिंग एंड रेस्टिंग पीरियड। फास्टिंग और रेस्टिंग पीरियड में क्या होता है, जो HCl होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में बढ़ जाता है, जिसके कारण भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफीन एंड एल्कोहल। कैफीन और एल्कोहल जैसे सब्सटेंस यूज करने से भी हमें स्ट्रेस अल्सर, यहाँ पे पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सम ड्रग्स, NSAID, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंटी प्लेटलेट्स। कुछ ड्रग्स हैं जिनका अगर हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, जैसे NSAID, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी प्लेटलेट, तो इनसे भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। अब हम इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक पेन होता है समटाइम रेडिएटिंग टू बैक 1 and 2 hours आफ्टर ईटिंग। गैस्ट्रिक अल्सर, जो लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक पेन होता है इसमें वो क्या करता है, रेडिएट करता है, बैक में रेडिएट करता है, और 1 से 2 घंटे के बाद में ये पेन होता है खाना खाने के बाद में। फिर नेक्स्ट जाता है मिड एपिगैस्ट्रिक पेन अकर्स 2 to 4 hours आफ्टर ईटिंग एंड रिक्वायर बाय द फूड डियोडिनल अल्सर। अगर किसी को डियोडिनल अल्सर है तो उसमें क्या होगा, मिड एपिगैस्ट्रिक पेन होगा 2 से 4 घंटे के बाद में खाना खाने के। फिर नेक्स्ट जाता है हार्ट बर्न होगा, नोजिया, डिस्कम्फर्ट होगा और वेट लॉस होगा। फिर नेक्स्ट जाता है डिस्पेप्सिया होगा, हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में पेन होगा, वॉमिटिंग होगी समटाइम विद ब्लड, वॉमिटिंग के साथ में कभी कभी क्या आएगा, ब्लड भी आएगा। फिर एनोरेक्सिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं हम इसको। फिर आ जाएगा ब्लडी स्टूल होगा, स्टूल के साथ में ब्लड आएगा, जिसको ऑकल्ट ब्लड कहते हैं स्टूल में। फिर नेक्स्ट जाता है नॉक्चुरनल पेन होगा यहाँ पे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ड्रॉ द नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का जो पेशेंट है उसके लिए हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन हमने 2019 में इसको सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का ए, डिफाइन क्रॉनिक रीनल फेलियर। हमें क्रॉनिक रीनल फेलियर को यहाँ पे डिफाइन करना है, तो हम इसकी फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर An irreversible failure is the progressive reduction of renal function that leads to the uremia, increase urea and nitrogenous waste in blood। जो क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है वो क्या होता है, किडनी की एक लंबे टाइम से चलने वाली एक डिसीज होती है, जिसमें जो होता है किडनी होती है वो अपना वर्क क्या कर देती है, अपना फंक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है और उसमें इरिवर्सिबल फेलियर हो जाता है। और ये क्या होती है, प्रोग्रेसिव डिसीज होती है, जिसमें जो रीनल होता है वो अपने फंक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है, जिससे होता है यूरेमिया होता है, मतलब जो यूरिया की मात्रा और जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो बढ़ जाता है ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजनियस वेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि जो उसमें जो किडनी रहती है वो क्या करती है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है, जिससे ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो ब्लड में प्रेजेंट रह जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज इज द लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर द किडनी डू नॉट वर्क एज वेल एज दे डू। ये जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म डिसीज होती है, जिसमें किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है जैसा उसको वर्क करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का बी, डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। हमें यहाँ पे क्रॉनिक रीनल फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी बताना है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताना है। तो सबसे पहले हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर देख लेते हैं। तो जिसमें आ जाता है ड्यू टू कॉजेज, मतलब ड्यू टू कॉजेज मतलब जो भी कॉजेज हैं जो रीनल फेलियर करवाते हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, ग्लोमेरुलस डिसफंक्शन हो जाना और हाइपरटेंशन होना, एक्यूट रीनल फेलियर, या फिर हेरिडिटरी किसी भी अगर फैमिली में रीनल फेलियर की हिस्ट्री है तो उस टाइम में भी ये क्रॉनिक रीनल फेलियर अकर्स होता। तो ये सब इसके कॉजेज हैं, ये सब किसको लीड करते हैं, डिक्रीज GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये किसको लीड करता है, इंक्रीज वर्कलोड ऑफ रिमेनिंग
नेफ्रॉन। तो जो भी वर्कलोड होता है वो क्या रहता है, बढ़ जाता है। जो बचे हुए नेफ्रॉन रहते हैं उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है ब्लड को फिल्टर करने का, और फिर ये किसको लीड करता है, नेफ्रॉन डैमेज। अगर वर्कलोड बढ़ जाएगा नेफ्रॉन के ऊपर तो जो नेफ्रॉन रहेंगे अगर वो है अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर वर्क कर रहे हैं तो जो वो डैमेज हो जाएंगे रिमेनिंग नेफ्रॉन। फिर ये किसको लीड करता है, लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, जिससे जो रीनल का फंक्शन होता है वो कम हो जाता है, लॉस हो जाता है। फिर नेक्स्ट रीनल फेलियर, इससे क्या हो जाता है, रीनल फेलियर होता है। और फिर यूरेमिया एजोटीमिया होता है, जिसमें क्या होता है, जो BUN होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, यूरिक एसिड इन ब्लड में बढ़ जाता है। फिर ये किसको लीड करता है, डेथ को लीड करता है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आ जाता है एरिथमिया ड्यू टू द हाइपरकैलेमिया। यहाँ पे हाइपरकैलेमिया के कारण एरिथमिया हो जाता है। फिर आ जाएगा हाइपरबोलेमिया, मतलब वॉल्यूम का रिटेन हो जाना, बढ़ जाना, क्योंकि अगर किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी, ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी, तो जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट जाता है हाइपरटेंशन ड्यू टू डिक्रीज GFR रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हाइपरटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, ट्रैकिपनिया होगा, मतलब जो रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाएगा। कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन होगा, मतलब स्लो डीप रेस्पिरेशन होगा। और पेन विथ कफ, अगर कफ निकालेगा तो उस टाइम में उसको पेन होगा। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगी, सॉल्टी मेटेलिक टेस्ट आएगा। फिर आ जाएगा पेरिटोनाइटिस होगा। फिर GI हेमरेज, मतलब ब्लीडिंग हो जाएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो सकती है। फिर आ जाएगा फाउल अमोनियक स्मेल होगी। फिर आ जाएगा स्टोमेटाइटिस और जिंजिवाइटिस होगा। ये सब क्या थे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे, साइन एंड सिम्टम्स थे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा क्रॉनिक रीनल फेलियर के टाइम में। लेथार्जी होगी, कन्फ्यूजन होगा, कोमा, स्लिप डिस्टर्बेंस होगा, अनयूजुअल बिहेवियर होगा। नेक्स्ट जाता है स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन होगा, रीनल रिकेट्स होगा, और फिर इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है डर्मेटोलॉजिकल सिस्टम, स्किन वाले में इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, स्किन ड्राई स्किन हो जाएगी, यूरोमिक फ्रॉस्ट होगा, पेलर स्किन हो जाएगी, प्लूराइटिस होगा और इचिंग होगी। ये सब क्या हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है जो हमें स्किन इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में देखने को मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है मेटाबॉलिक, जिसमें प्रोटीन यूरिया होगा, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड और एसिडोसिस होगा। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में क्या आ जाएगा, डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या चेंजेस होंगे, पर्सनालिटी चेंजेस होंगे, चेंज इन मूड्स और बिहेवियरल चेंजेस होंगे। ये सब थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के टाइम में हमें देखने को मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का C है, राइट द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ क्रॉनिक रीनल फेलियर। हमें क्रॉनिक रीनल फेलियर का यहाँ पे मैनेजमेंट बताना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मैनेजमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन, हमें कौन कौन से मैनेजमेंट है जिसपे सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा कंट्रोलिंग सिम्टम्स, हमें जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना है। फिर है प्रिवेंटिव कॉम्प्लिकेशन, अगर हम रीनल फेलियर को प्रिवेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लिकेशन अराइज होगा। तो हमें पहले क्या करना है, रीनल फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए सिम्टोमेटिक उसमें ट्रीटमेंट चलाना है, जिससे हम इसके कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन होने से हम इसको बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जाता है डायूरेटिक फॉर एडिमा, पेशेंट का जो एक्सेसिव फ्लूइड है जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि किडनी वहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो ब्लड फिल्टर होकर यूरिन नहीं बन पा रहा है, और जिससे जो हमारा फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, वो क्या हो रहा है, बॉडी में एक्यूमुलेट होते जा रहा है, जिससे एडिमा बढ़ रहा है। तो एडिमा को हमें कम करने के लिए डायूरेटिक्स देनी है, जैसे फ्रूसेमाइड एक डायूरेटिक्स है। फिर नेक्स्ट जाता है डिलेड द प्रोग्रेशन ऑफ रीनल फेलियर। फिर हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है टू कंट्रोल डायबिटीज़ फॉर इंसुलिन थेरेपी। यहाँ पे हमारी जो पेशेंट को डायबिटीज़ है उसके क्या करना है, इंसुलिन थेरेपी से हमें कम करना है, कंट्रोल में लाना है। फिर आ जाएगा टू ट्रीट हाइपरटेंशन बाय प्रोवाइडिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेनी है, जैसे
डायूरेटिक्स होती है, सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स होती है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं जिनको हमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है टू ट्रीट एनीमिया, एनीमिया को हमें ट्रीट करना है। फिर टू ट्रीट एसिडोसिस बाय इन्फ्यूज़न, इन्फ्यूज़न के थ्रू हमें एसिडोसिस को ट्रीट करना है। फिर आ जाएगा टू ट्रीट हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया को ट्रीट करना है। फिर टू ट्रीट हाइपर फॉस्फेटीमिया को ट्रीट करना है। फिर प्रोवाइड विटामिन एंड मिनरल टू पेशेंट, पेशेंट को हमें विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करनी है। फिर प्रोवाइड डायूरेटिक्स इन कंडीशन ऑफ हाइपरवोलेमिया एंड एडिमा, हमें डायूरेटिक्स यहाँ पे देनी है हाइपरवोलेमिया के लिए और एडिमा को मैनेज करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है डाइटरी मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट आ जाता है प्रोवाइड लो प्रोटीन डाइट, हमें लो प्रोटीन डाइट यहाँ पे देनी है। फिर प्रोवाइड इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट टू पेशेंट, हमें पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट डाइट को इंक्रीज करनी है, ज़्यादा देनी है। फिर नेक्स्ट जाता है रिस्ट्रिक्टेड पोटेशियम डाइट, एग्जांपल बनाना, सिट्रस फ्रूट से हमें पेशेंट को नहीं देने हैं। जिसमें भी पोटेशियम डाइट होती है वो हमें नहीं देने हैं। नारियल पानी वगैरह भी हमें पेशेंट को यहाँ पे नहीं देना है, बनाना नहीं देना है, सिट्रस फ्रूट्स नहीं देने। फिर नेक्स्ट जाता है रिस्ट्रिक्टेड फॉस्फेट डाइट टू पेशेंट, एग्जाम्पल बेवरेजेस, मीट्स एंड चॉकलेट्स, ये सब हमें पेशेंट को नहीं देना क्योंकि इनमें फॉस्फेट होता है। फिर नेक्स्ट जाता है डायलिसिस, इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस इसमें करवाया जाता है। जिसमें पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है हमें बॉडी के पेरिटोनियल कैविटी में हमें रिटेन करके रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें फिल करना पड़ता है पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड को, फिर उसको रिटेन करना है, फिर उसके बाद में हमें उसको ड्रेन आउट करवाना पड़ता है। तो ये हमारी जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। और जो हीमोडायलिसिस होती है उसमें हमें ब्लड को फिल्टर करने के लिए डायलिसिस मशीन से हमें ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या आ जाता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हमें किडनी को ट्रांसप्लांट करना है जिससे भी हम क्रॉनिक रीनल फेलियर को हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट आता है रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट, हमें यहाँ पे पेशेंट का इनटेक और आउटपुट हमें मेज़र करना है, रिकॉर्ड करना है। क्योंकि अगर पेशेंट जितना इनटेक ले रहा है उतना आउटपुट नहीं निकल पा रहा है आउटपुट, तो उससे क्या होगा, पेशेंट में जो फ्लूइड है वो रिटेन होने लगेगा और वहाँ पे एडिमा डेवलप हो जाएगा उसको। नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज इंडिकेशन, जो भी हमें मेडिकेशन एडवाइस की गई है इंडिकेशन के अकॉर्डिंग हमें उस मेडिकेशन को एज अ टाइम वहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइड हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैलोरी डाइट, हमें पेशेंट को हाई कार्बोहाइड्रेट वाली और हाई कैलोरी डाइट प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आता है मॉनिटर लेबोरेटरी वैल्यू, एग्जांपल BUN, हमें जो लेबोरेटरी वैल्यूज़ है उसको मेज़र करना है, जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। नेक्स्ट आ जाता है नर्सेज शुड प्रिपेयर द पेशेंट फॉर डायलिसिस, अगर पेशेंट का डायलिसिस होना है तो हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना है डायलिसिस के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस, इसमें आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू किडनी फेलियर। फिर नेक्स्ट है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस में अल्टर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू एनोरेक्सिया माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आ जाएगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग्ड एंड इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। ये हमारी 3 नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, इसके ऊपर आपको कम से कम 2 नर्सिंग केयर प्लान बनाना है एग्जाम में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है शॉक। शॉक इज द मेडिकल इमरजेंसी इन विच द ऑर्गन एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर नॉट रिसीविंग एनी एडिक्वेट ब्लड फ्लो। शॉक क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें ऑर्गन या फिर टिश्यू क्या करता है, प्रॉपर तरीके से ब्लड को फ्लो नहीं कर पाता है, रिसीव नहीं कर पाता है ब्लड को, जिसके कारण शॉक होता है। फिर हम इसके टाइप्स देख लेते हैं शॉक के। तो फर्स्ट आ जाता है कार्डियोजेनिक शॉक, इसमें आ जाता है एसोसिएटेड विद हार्ट प्रॉब्लम। जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है उसमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोवॉलेमिक शॉक कॉज्ड बाय द इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम, अगर बॉडी में इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम है तो उससे हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है, मतलब जो ब्लड का अमाउंट रहता है या फिर जो हमारा बॉडी में फ्लूइड रहता है वो क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है अगर बॉडी में, तो उस टाइम में ये हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी भी प्रकार की कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है हमारे में, हाइपर एलर्जी हो जाती है, तो उस टाइम में एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेप्टिक शॉक, ये क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण कॉज होता है ये शॉक। फिर नेक्स्ट आ जाता है न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम, इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता है, न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं जिसके कारण
न्यूरोजेनिक शॉक होता है। फिर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है एंजाइटी, सेकेंड आ जाता है चेस्ट पेन होता है, इसमें शॉलो ब्रीथिंग हो जाती है, ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर नेल्स हो जाते हैं। जो लिप्स होते हैं और फिंगर नेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लूइश हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड का अमाउंट है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो इसमें नहीं हो पाता है, जिससे हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ब्लूइश लिप्स और फिंगर नेल्स हो जाते हैं। फिर नोजिया वॉमिटिंग होता है और अनकॉन्शियसनेस होता है पेशेंट। अब हम इसके कॉजेज देख लेते हैं, जिसमें आ जाता है हार्ट फेलियर के कारण होता है, हेमरेज के कारण होता है, डिहाइड्रेशन के कारण होता है, इन्फेक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, लो ब्लड प्रेशर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, कंफ्यूजन, फास्ट हार्ट रेट, वीक एंड एब्सेंट पल्स, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन और थर्स्ट एंड ड्राई माउथ। ये सब क्या है, कॉजेज हैं शॉक हमारा जिसके कारण होता है। फिर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है इनएडिक्वेट परफ्यूजन, जो किसको लीड करता है, हाइपोक्सिया को लीड करता है। फिर डिक्रीज एनर्जी लेवल हो जाता है। फिर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन और पीएच डिक्रीज हो जाता है, जो किसको लीड करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को लीड करेगा। फिर ये किसको लीड करेगा, डिस्फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल का जो डिस्फंक्शन है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या हो जाएगा, डिस्फंक्शन हो जाएगा। फिर डिस्ट्रक्शन एंड डिस्फंक्शन एंड सेल डेथ, इसमें क्या हो जाएगा, सेल का डिस्फंक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा और सेल की अल्टीमेट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन है उस टाइम में बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। पीएच अगर डिक्रीज होता है तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, और अगर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है तो बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अब हम इसके मैनेजमेंट देख लेते हैं, तो जिसमें आ जाता है प्रोवाइड O2 थेरेपी, हमें पेशेंट को O2 थेरेपी प्रोवाइड करना है उसकी अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है IV इन्फ्यूज़न फॉर रिड्यूस द हाइपोवोलेमिक शॉक, एग्जाम्पल डेक्स्ट्रॉन, प्लाज्मा इन ब्लड। हमें पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करनी है जिससे हम हाइपोवोलेमिक शॉक को मेंटेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है बेसो कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट फॉर मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर, एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। हमें बेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले एजेंट देना है, जिसमें एपिनेफ्रिन आ जाता है और नॉन एपिनेफ्रिन आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फिफ्थ का सेकंड, रोल ऑफ सर्कुलेटरी नर्स इन ओटी में ऑपरेशन थिएटर में सर्कुलेटरी नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है पेशेंट केयर एंड प्रिपरेशन। यहाँ पे इस नर्स का जो सर्कुलेटरी नर्स होती है उसका फर्स्ट काम होता है पेशेंट की केयर करना और उसको प्रिपेयर करना फॉर ओटी। फिर नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनिंग एसेप्टिक टेक्निक्स, एसेप्टिक टेक्निक्स को मेंटेन करना है जिससे इन्फेक्शन को कॉज होने से हम बचा सकते हैं पेशेंट को। फिर नेक्स्ट आ जाता है इक्विपमेंट एंड सप्लाई मैनेजमेंट, जितने भी इक्विपमेंट सर्जरी के लिए यूज़ होना है वो सारे इक्विपमेंट्स को नर्स को मैनेज करना होता है और उसकी सप्लाई करवानी होती है ओटी तक। फिर नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, वहाँ पे जो नर्स होती है उसको सारी चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है, जो भी वहाँ पे हो रहा है प्रोसीजर उसको डॉक्यूमेंट करना है और कम्युनिकेशन अच्छे से उसका गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अगर इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होती है, इमरजेंसी आती है, तो उस टाइम में जो सर्कुलेटरी नर्स होती है उसको इमरजेंसी में हेल्प करना होता है और वहाँ पे उसको मैनेज करती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव ड्यूटीज़ होती है। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब जो ऑपरेशन थिएटर के बाद में, ऑपरेशन होने के बाद में, सर्जरी के बाद में जो पेशेंट आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव रूम में आते हैं, जहाँ पे जो नर्स होती है उसको सारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर उसको प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को। नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, हमें पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी को एश्योर करना है कि उसको इन्फेक्शन वहाँ पे कॉज नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी प्रोसीजर वो करती है उस सब चीज़ को उसे डॉक्यूमेंट करना है पेशेंट की फाइल में। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंस्ट्रूमेंट एंड काउंट मैनेजमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के लिए यूज़ हुए हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के लिए प्रिपेयर करके जो नर्स ने वहाँ पे भेजा हुआ था, उन सब की क्या करना है, रिकाउंटिंग करनी है और उसको मैनेज करना है कि जितने इंस्ट्रूमेंट गए थे उतने इंस्ट्रूमेंट वापस आए हैं या नहीं आए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ मेलाइटस। ये क्वेश्चन हमने MPMSU 2020 में सॉल्व किया है और 2019 में भी हमने सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फिफ्थ का 4 फ्रैक्चर, इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ए ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज कॉल्ड द फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर है वो क्या होता है, जो बोन होती है उसकी कंटिन्यूटी का टूटना, उसका ब्रेकडाउन होना ही फ्रैक्चर कहलाता है। इट मीन्स द ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर ऑन द बोन एंड बोन इज
अनएबल टू एब्जॉर्ब दिस प्रेशर। बोन पे जब एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है जिसको बोन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो ये फ्रैक्चर का कारण बनती है, जिसके कारण जो बोन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि फ्रैक्चर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है कंप्लीट फ्रैक्चर। इसमें आता है इट इन्वॉल्व द एंटायर सेक्शन ऑफ द बोन। इसमें जो बोन्स होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है और उसका जो एंटायर सेक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इसमें आल्सो कॉल्ड द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जैसे हम जो ग्रीन स्टिक होती है, लकड़ी होती है, उसको हम तोड़ते हैं तो उस टाइम में क्या होती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं टूटती है, उसमें रेसेस आधे बच जाते हैं, तो उस तरीके से ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। इसमें भी बोन पूरी तरीके से नहीं टूटती है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसमें आ जाता है ए ब्रेक विथ सेवरल बोन फ्रैगमेंट। इनमें जो बोन फ्रैगमेंट होते हैं, बहुत सारे बोन फ्रैगमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ओपन फ्रैक्चर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है और कंपाउंड फ्रैक्चर होता है ओपन फ्रैक्चर। फिर क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर मतलब हमें पूरी तरीके से बोन अलग अलग हमें वहाँ पे दिखाई देगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्लोज फ्रैक्चर। इसमें क्या आ जाएगा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल फ्रैक्चर। जो क्लोज फ्रैक्चर होता है उसमें स्किन के बाहर हमें बोन दिखाई नहीं देती है, अंदर ही बोन वहाँ पे ब्रेक डाउन होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। व्हेन वन बोन इम्पैक्ट टू अनदर बोन। इसमें एक बोन दूसरी बोन के ऊपर क्या हो जाती है, इम्पैक्ट हो जाती है, जिसके कारण ये फ्रैक्चर होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स अकर्स ड्यू टू द बोन डिसीज एंड विदाउट एनी अदर्स प्रेशर। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बोन। अगर बोन में कैल्शियम की मात्रा कम है जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उस टाइम में भी फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। तो हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाता है एक्यूट पेन। अगर बोन का ब्रेकडाउन होता है तो पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, डिफॉर्मिटी आ जाएगी बॉडी में, टेंडरनेस आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी उस जगह पे, नमनेस हो जाएगा और लोकलाइज एडिमा वहाँ पे डेवलप होगा। जब भी फ्रैक्चर होगा तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हमें एक्सरे करवाना है एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू का। हमें जहाँ का भी हमें बोन टूटी हुई है, जहाँ का भी फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ का हमें एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल व्यू का हमें एक्सरे करवाना है। फिर हम इसके कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें मसल एट्रोफी आती है, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, इन्फेक्शन, शॉक, फैट एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बोन यूनियन प्रॉब्लम। ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर बोन फ्रैक्चर को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो। फिर हम इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है इमरजेंसी मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है तो हमें वहाँ पे इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है, जिसमें हमें ABC के अकॉर्डिंग हमें पेशेंट का इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है। जिसमें A मतलब एयरवे, B से ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ये तीनों से हमें पहले पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग टू नीड हमें मैनेज करना है। फिर उसके वाइटल साइंस लेने हैं। फिर इमोबिलाइज करना है। अगर हम मोबिलाइज करते हैं, अगर फ्रैक्चर हुआ है लेग्स में, अगर हम उसको मोबिलाइज करेंगे तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा और उसमें कॉम्प्लिकेशन अराइज होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट को हमें इमोबिलाइज करना है, मतलब मूवमेंट उसका रेस्ट्रिक्टेड करना है, मूवमेंट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है टू सपोर्ट द फ्रैक्चर साइट। हमें फ्रैक्चर साइट को सपोर्ट करके रखना है। फिर कवर द वुंड ऑफ एनी ओपन फ्रैक्चर। अगर कोई ओपन फ्रैक्चर है तो हमें वुंड को कवर करके रखना है, जिससे हम इन्फेक्शन को एंटर होने से बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। इट इज़ द 3 टाइप्स। रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर में 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें आ जाता है क्लोज रिडक्शन। इट इज़ द मेथड ऑफ फ्रैक्चर रीअलाइनमेंट। इट इज़ द परफॉर्म म्यूचुअल बाय हैंड, अप्लाई द ट्रैक्शन फोर्स एंड बोन टिल एंड ऑफ द बोन टुगेदर। इसमें क्या होता है, क्लोज रिडक्शन। हमें क्लोजली टाइट करके उस पार्ट को हमें रखना है, जिससे जो बोन है उसमें मूवमेंट्स नहीं हों और बोन को हम एंड ऑफ द डे हम उसमें एंड क्या कर सकते हैं, ट्रैक्शन जैसा हम फोर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जाता है ओपन रिडक्शन। इसमें क्या जाएगा, सर्जिकल प्लेसमेंट ऑफ इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस, एग्जाम्पल मेटेलिक पिन्स, वायर्स, स्ट्रॉ, पैचेस, नील्स एंड रॉड्स। इसमें जो सर्जिकल प्लेसमेंट होता है उसमें क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की पिन लगाते हैं या फिर वायर्स लगाते हैं, स्ट्रॉ लगाते हैं, स्क्रू वगैरह कसते हैं या फिर प्लेट्स, नेल्स, रॉड्स, ये सब उसमें हम ओपन रिडक्शन में लगाते हैं जो हमें बाहरी दिखता है। क्लोज रिडक्शन में क्या होता है, जो भी हम अप्लाई करते हैं ट्रैक्शन के लिए, बोन को फिट करने के लिए, तो वो हमें वहाँ पे दिखाई नहीं देता है।
फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्रैक्शन रिडक्शन। इसमें क्या जाएगा, द एप्लीकेशन ऑफ द पुल फोर्स अप्लाई एज द मीन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द नेचर टेंशन इज द टिश्यू सराउंडिंग एंड ब्रोकन बोन्स। हमें जो ट्रैक्शन रिडक्शन है यहाँ पे हमें ये बाहरी से अप्लाई पुलिंग फोर्स करना होता है, मतलब बाहर से हमें फोर्स को अप्लाई करना होता है जिससे हम जो बोन के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और बोन के फ्रैक्चर जो हुआ है उसको हम जल्दी से मैनेज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है एम्पुटेशन का। ये क्वेश्चन हमने MPMSU 2018 में सॉल्व किया है, तो आपको मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे हमारा MPMSU 2022 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन फिनिश हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर मेरी क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।